नमस्कार, नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। और आज नया सवेरा में जिस खबर पर मुख्य तौर पर फोकस रहेगा वो खबर है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी। दरअसल नेपाल में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि वहां पे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही अभी तक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 170 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। कई लोग घायल हैं और इसका असर हमारे देश में भी पड़ रहा है। बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई सारी नदियां जो है वो उफान पर है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अब अलर्ट है। हालांकि टीम बात करेगी और तैयारियां पूरी तरह से इसमें कर ली गई है। तो इस खबर पर रहेगी मुख्य तौर पर नजर। लेकिन इसी के साथ नया सवेरा में अगले 1 घंटे में और तमाम खबरों का भी रुख करेंगे। और इस अगले 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका। और जिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर आज हमारी नजर रहनी है वो है जनादेश से जुड़ी हुई। जी हां, जम्मू कश्मीर में आखिरी और अंतिम चरण के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल अंतिम चरण का मतदान है। इसके अलावा हरियाणा के अगर चुनावी प्रक्रिया की बारे में बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय अंतिम पड़ाव में चुनाव प्रचार को धार देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आज जमैका के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। उससे जुड़ी तमाम खबरें भी आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा खबरें होंगी खेल का कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा के सुबह की सुर्खियों के साथ। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में सभी नदियां उफान पर। 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे ज्यादा 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज। वहीं नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 190 से ज्यादा लोगों की मौत। कोलकाता में आरजी के अस्पताल केस के बाद सागर दत्ता कॉलेज की घटना से आक्रोशित डॉक्टर। 2 तारीख को विशाल रैली की घोषणा। आज रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। तिरुपति प्रसाद मामले में एसआईटी की जांच तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की है मांग। हरियाणा में राहुल गांधी समेत कई नेताओं की आज रैली। नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा टूरिज्म से पहले आरक्षण पर दे जवाब। गठबंधन के लिए आज भी मायावती करेंगे प्रचार। वहीं फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन में हुती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह। कहा, नेतन्याहू से करेंगे बात। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में सभी नदियां इस समय उफान पर हैं। नेपाल में भी भारी वर्षा के कारण आज सुबह 5 कोसी बैरेज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर है। आपदा विभाग के अनुसार गंडक नदी, कोसी, बागमती, महानंदा नदी एवं अन्य जो तमाम नदियां हैं उनका जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। वहीं 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और करीब 1.41 लाख आबादी जो है वो इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नेपाल में भारी बारिश हुई है और उसका असर बिहार पर देखने को मिल रहा है। बिहार की स्थिति इस समय लगातार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री ने बैठक बुलाई थी और बैठक में आगे का रोड मैप तैयार हुआ है। लेकिन आज सुबह की यह खबर है कि कोसी बैराज से लगभग 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है जो छोड़ दिया गया है और ये सभी रिकॉर्डों को तोड़ता है क्योंकि 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे सर्वाधिक पानी जो है वो छोड़ा गया है। हालांकि तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात तत्पर है और लगातार काम कर रही है ताकि तटबंधों की सुरक्षा पर लगातार मरम्मत की जाए, उन पर काम किया जाए। हालांकि अभी की ताजा खबर यही है कि बिहार के 13 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, साथ ही अगर देखा जाए भावना तो जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से ट्रेन का जो परिचालन है वो भी इससे बाधित हुआ है। यानी कि जो नेपाल में बारिश हुई है उसका असर अब बिहार में
दिख रहा है। राहत शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी इस वक्त वहां पर है। हालांकि इसके साथ ही अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है। करीब 200 पॉलिथीन शीट्स और 2200 ड्राई राशन पैकेट का भी वहां पर बांटे जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो हमारी टीम है वो वहां पर लगातार तैनात है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो इस वक्त यहां पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो लगातार बारिश हुई है नेपाल में, उसका असर अब सीधा हमारे देश बिहार में नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी इस वक्त अलर्ट की स्थिति है। क्यों भावना? बिल्कुल, तो बिहार की नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आज सुबह कोसी बैराज से 6,61,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो 1968 के बाद कोसी बैराज से सर्वाधिक पानी रिलीज किए जाने वाला रिकॉर्ड को तोड़ता है। बिहार के 13 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित है। कई लोग अभी शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। सेना की टुकड़ियां भी वहां लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। अब तक आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से भूस्खलन और बाढ़ के हालात हुए हैं, उससे तबाही मची हुई है। 192 से ज्यादा लोग नेपाल में उनकी मौत की खबर आ रही है और इसका असर बिहार पर देखने को मिल रहा है और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपात बैठक बुलाई। आगे का रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप में तैयारी ये की गई कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो भी तटबंध टूटे हुए हैं, उसको किस तरीके से जल संसाधन विभाग की मदद से उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जिन सड़कों का संपर्क टूट गया है, जिन गांवों का संपर्क टूट गया है, उनको भी जोड़ा जाए। तो ये तो सारी बात रही हमारे देश की, बिहार की, लेकिन इसके साथ ही अगर पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहां से भी इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है कि बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। साथ ही अभी भी 30 लोग लापता है। हालांकि गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम देखें तो आपदा की घटनाओं में 194 लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जो है वो जारी है। उन्होंने अभी कहा है कि अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों को बचाया जा चुका है। आपको साथ ही बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है और घायलों को भी मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो रास्ते बंद है, जो बाधित राजमार्ग हैं, उनको यातायात संचालन के खोलने के प्रयास भी वहां पर किए जा रहे हैं कि वहां पर सफाई हो सके और जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सके। ये कोशिश इस वक्त लगातार वहां पर की जा रही है, लेकिन हालात कहीं ना कहीं बेकाबू नेपाल में नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो 190 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हो चुकी है। कई लोगों को विस्थापित किया गया और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ के बाद में, और ये भूस्खलन की तस्वीर है। भूस्खलन के बाद में वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। जो लोग वहां अंदर फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। जो टीम में है प्रशासन की, वो लगातार वहां पर तैनात है लोगों की मदद के लिए। साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया वहां पर कई जगह पे। और इसके अलावा जो टीम है तैनात है वहां पर लोगों की मदद के लिए। लोगों को वहां से, जो ऐसी जगह है वहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी तक अगर देखा जाए तो 4,500 से ज्यादा आपदा प्रभावित लोगों को वहां पर बचाया गया है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल जो है वो इस वक्त आफत के दिनों से जूझ रहा है। जी हाँ, तो इस समय नेपाल पर आई हुई आफत तबाही से नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं गुजर रहा है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तो साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन एक दुख की खबर यह है कि 190 से ज़्यादा लोगों की इस बाढ़ और भूस्खलन में मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हालांकि वहां का प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहाँ की सेना की टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं और लापता लोगों को ढूंढने का काम तो साथ साथ चल ही रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जो है वो चल रहा है। जिन सड़कों का संपर्क टूट गया है उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, ड्रोन की तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यातायात पूरी तरीके से ठप वहां नजर आ रहा है। मधुरेश जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे बिहार पर अभी किस तरीके के हालात है, बिहार के कितने जिले प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और साथ ही हमने देखा है कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में है और तटबंध जो टूट गए हैं उनमें जल संसाधन विभाग मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 7 तटबंध जो थे वो टूट गए हैं, क्योंकि कोसी में एक बार में ही बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया गया था, जिसके जी कारण ये तटबंध टूटे हैं। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि जल संसाधन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में इन तटबंधों की मरम्मत के काम में भी लगा हुआ है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके लोगों की मदद कर रही है, और एनडीआरएफ की टीम पहले से उन इलाकों में तैनात की गई थी। अभी 13 जिलों के 20 प्रखंड में लगभग 3.5 लाख आबादी जो है वो बाढ़ के पानी से अफेक्टेड हुई है। और कोसी में, जैसा कि आपने पहले बताया कि आज 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी बैराज की जो अपर लिमिट है वो 6.5 लाख क्यूसेक पानी की है, यानी वो वहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो उसके अपर लिमिट से ज्यादा है। ऐसी ही स्थिति जो है वो गंडक में भी बनी हुई है। वाल्मीकि नगर में जो गंडक पे बैराज बना हुआ है वहां भी आज 5,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो ओवरऑल देख रहे हैं तो अभी कोई बहुत ज्यादा राहत लोगों को मिलती हुई दिख नहीं रही है बाढ़ से, लेकिन जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार लोगों के बचाव के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। शिविर लगाए जा रहे हैं जहां पे लोगों के खाने की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप भी है। इसके अलावा जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन तक शुद्ध पानी, पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ड्राई राशन भी पहुंचाया जा रहा है, और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो तटबंध के अंदर रह रहे हैं, यानी जो इलाका अफेक्टेड हो सकता है अगले आने वाले 24 घंटों में, वहां पे माइकिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा बनाए हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, जिससे उनकी किसी तरह की जान मान की हानि न हो। जी। अब मधुरेश, जब किसी भी प्रकार कोई आपदा आती है तो ऐसे में वहां पर जो टोल फ्री नंबर है वो भी लाए जाते हैं, जिससे कि लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं तो नंबर्स पे कॉल करके अपना जानकारी दे सकते हैं, या अगर उनके कोई जानने वाले वहां फंसे तो उनकी जानकारी ली भी जा सकती है। तो क्या सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी ऐसे नंबर की आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं? जी देखिए, जो एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो बचाव का काम कर रही है, इसके अलावा जो जिला प्रशासन के द्वारा भी बचाव का काम किया जा रहा है, इसमें हर जिला प्रशासन ने अपने जिले के लिए अलग अलग जो आपात नंबर है वो जारी किया है। और इसकी जो सेंट्रल मॉनिटरिंग है वो पटना में की जा रही है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बैठक ली थी, और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिया था उसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग की भी बात कही थी। तो जो सेंट्रल मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है, और अधिकारी यहाँ पे 24 घंटे लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं भी किसी तरह का अगर कॉल आ रहा है हेल्प के लिए, तो जो टीम है वहां पे आसपास में जो मौजूद टीम है वो तुरंत जा रही है, रेस्क्यू कर रही है। जहां जरूरत है राशन पहुंचाने की, राशन पहुंचा रही है। जहां से लोगों को निकालना है तो टीम नाव लेकर जा रही है और वहां से लोगों को निकाल करके भी ला रही है। जी, साथ ही मधुरेश आपसे ये भी पूछना चाहेंगी, क्योंकि हालात बिगड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और कोसी बैराज में भी ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है। 6.5 लाख की लिमिट है, 6,61,000 पानी क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है। ऐसे में घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में क्या सेना की टुकड़ियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद तो ली जा रही है, क्या वायुसेना की भी मदद ली जा सकती है आगे? हाँ बिल्कुल, अगर स्थिति इस तरीके से 48 घंटे और परसिस्ट करती है तो उसके बाद वायुसेना की मदद निश्चित रूप से ली जाएगी। और इसके लिए ही कल जो बैठक हुई थी, नित्यानंद राय ने जो बैठक ली थी उसमें स्थिति का जायजा लिया था, और उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से पूछा था कि क्या हम वायुसेना की मदद लें। तो उन्होंने कहा कि अभी जो स्थिति है उसके अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो स्थिति को संभाल रही है, लेकिन अगर स्थिति आगे ऐसी ही बनी रहती है तो फिर सेना की भी मदद लेनी पड़ेगी। नित्यानंद राय ने उसी समय कहा था कि जब भी जरूरत होगी सेना की मदद निश्चित रूप से ली जाएगी। तो कहीं भी अगर कोई फंसा हुआ है और उसको लिफ्ट करने की जरूरत है तो उसमें वायुसेना की भी मदद ली जाएगी, या फूड पैकेट्स को ड्रॉप करना होगा तो उसमें भी सेना की मदद ली जाएगी। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कई सारी नदियां जो हैं बिहार में वो तो उफान पर है ही, हालांकि इसकी वजह है नेपाल में जो भारी बारिश हुई उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या अगर हम बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है, वहाँ पर जो लोग इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ मदद इस वक्त की जा रही है? किस तरीके की तैयारियां हैं? लोगों तक जो खाद्य सामग्री है वो कैसे पहुंचाई जा रही है? देखिए, लोगों तक खाद्य सामग्री जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उन तक पहुंचाने के लिए
जिले में नोडल अलग अलग नोडल्स बनाए गए हैं, नोड्स बनाए गए हैं जहां पे सूखा राशन को पैक किया जा रहा है। जी। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार नाव पे उन फूड पैकेट्स को ले जाकर के लोगों तक पहुंचा रही है। इन केस अगर वहां जरूरत होती है तो वहां से लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविर जो है वहां पे भी लाया जा रहा है। राहत शिविर में सिर्फ लोगों की ही रहने की व्यवस्था नहीं है, जो उनके पशु हैं उनके पशुओं के लिए भी चारा रखा गया है। राहत शिविर में खाने की व्यवस्था है और इसके अलावा मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है, बाढ़ जैसी जब भी स्थिति होती है, तो डायरिया वगैरह टाइप की जो बीमारी होती है उसके होने का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिला प्रशासन इसको लेके पहले से मुस्तैद है और सारे जगह सारे राहत शिविर में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई गई है। इन केस अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसको वहां से ले जाकर के सदर अस्पताल और अलग जगह पर बेड की भी व्यवस्था की गई है। बेड अलॉट पहले से है, वहां पे अगर किसी बाढ़ पीड़ित को ले जाना है तो तुरंत ले जाकर के एडमिट भी करवाया जा रहा है। मधुरेश, इसके अलावा और किस मदद का ऐलान किया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जिस तरीके से कल एक रोड मैप तैयार करके बैठक बुलाई है, आगे की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और क्योंकि कई गांव का संपर्क टूट गया है, तटबंध टूट गए हैं, तो गांव का संपर्क टूट गया, ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंचने के लिए किस तरीके से आगे प्रयास कर रही है और बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले जो कोशिश है वो जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक गांव का जो रोड संपर्क है वो स्थापित करना मुश्किल है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो नाव का ही सहारा ले रही है और नाव से ही लोगों को रेस्क्यू कर रही है या किसी भी तरह का मदद पहुंचा रही है। इस बीच में अभी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पटना में थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से बात करते हुए ये कहा था कि गंगा के किनारे जो भी घर बाढ़ से अफेक्टेड हुए हैं और वो नदी में कटाव में बह गए हैं या टूट गए हैं, तो सरकार इसके मरम्मत के लिए भी चिन्हित करके लोगों को पैसा देगी। तो समझा जा रहा है कि ऐसी ही कुछ राहत जो है वो कोसी के क्षेत्र में भी लोगों को मिल सकती है, गंडक के क्षेत्र में भी लोगों को मिल सकती है। जी मधुरेश, अगर देखा जाए तो करीब 13 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं बिहार में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित वही जिले हैं जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें मधुबनी है, जयनगर है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा है। मतलब कोसी का जो बेल्ट है, पूरा कोसी का बेल्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर का जो डिस्चार्ज है वो कोसी में ही किया जाए। गंडक का जो इलाका है यानी पश्चिमी चंपारण गोपालगंज का जो इलाका है वो इलाका कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा सा कम अफेक्टेड है, लेकिन हालांकि वहां भी स्थिति बहुत बेहतर है, ऐसी कही नहीं जाती। जी मधुरेश, संक्षेप में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ट्रेन यातायात को भी बहुत बुरा असर पड़ा है, कितनी ट्रेनें इस समय रद्द कर दी गई हैं या फिर उनका मार्ग बदला गया है? देखिए, ज्यादातर ट्रेनों का मार्ग बदला ही गया है और जो ट्रेन रद्द की गई है उसमें सिर्फ जोगबनी जाने वाली ट्रेन को ही रद्द किया गया है। तो ज्यादातर इसमें पैसेंजर ट्रेन ही अफेक्टेड हुई है, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या जाने वाली बहुत कम है, क्योंकि वो सीमांचल का इलाका है, बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है जी। तो जो ज्यादातर ट्रेनें हैं वो या तो दरभंगा जाती हैं या फिर मधुबनी जाती हैं या सहरसा जाती हैं, सीतामढ़ी जाती हैं। जोगबनी के लिए जरा ट्रेनें कम है और ज्यादातर उस ट्रैक पे जो पैसेंजर ट्रेन है वही चलती हैं, तो कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेनें ज्यादा अफेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नेपाल में जो भारी बारिश हुई उसका असर बिहार में पड़ा और अब बिहार के बाद में इसी बारिश का असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच नया सवेरा वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस बाढ़ का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ असर है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि नेपाल में जिस तरीके से बाढ़ और भूस्खलन के हालात से तबाही मची हुई है, उसका असर बिहार पे तो पड़ा ही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खड्डू तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों का जो संपर्क है जिले के अन्य हिस्सों से इस वक्त कट चुका है। गांव में रहने वाले लोगों ने घर में पानी भर जाने की वजह से छतों पर इस वक्त शरण ली हुई है और वहां की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जिले के DM, SP और क्षेत्रीय विधायक ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और साथ ही राहत सामग्री लोगों में वितरित की है। तो कुशीनगर में बाढ़ से तबाही मची हुई है। 12 से अधिक गांव जो हैं उसमें गंडक का पानी जो है वो घुस चुका है और यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि प्रशासन आगे काम कर रहा है और लोगों को बचाने का काम कर रहा है। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो मौसम विभाग ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केरल में 64.5 मिमी से 115.5 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं 1 अक्टूबर को पथनामथिट्टा, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं साथ ही लोगों को भूस्खलन और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए भी चेतावनी वहां पर जारी की गई। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ रुक रहे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी जनादेश की, जिसमें बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम और आखिरी चरण के मतदान की। साथ ही बात होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की भी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय शिवाजी, शिवबाही यहाँ के रगों में बहे। महाराष्ट्र टूरिज्म। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे बुलेटिन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की हमारे खास सेगमेंट जनादेश में।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे और इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में हैं और 24 सीटें जम्मू संभाग में हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया है। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये मतदान जो है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण में 61% का मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 56% मतदान दर्ज किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। हालांकि बेसब्री से सभी को इंतजार है 8 तारीख का कि आखिर जनादेश जनता क्या फैसला सुनाती है जम्मू कश्मीर को लेकर। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में बारामूला से हमारी सहयोगी रमा त्यागी इस वक्त जुड़ रही है, साथ ही जम्मू से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और लगातार विधानसभा चुनावों को आप कवर भी कर रही हैं, तो ऐसे में अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने गंतव्य के लिए रवाना की जाएंगी, किस तरीके की तैयारियां वहां पे? देखिए, जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पुख्ता हैं और जिस तरह से अगर हम बारामूला की बात करते हैं, बारामूला जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पर 908 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सभी के सभी पोलिंग स्टेशन जो हैं ये क्रिटिकल कहे जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा को लेकर, इसमें व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो LOC के पास भी हैं, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई है कि जहाँ पर एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रहे। तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशन, पिंक पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, तो तमाम तरह के जो कदम हैं अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, तो वो यहाँ पर उठाए गए हैं। और इससे पहले भी स्वीप एक्टिविटीज जो हैं वो आयोजित की गई और तमाम तरीके के ऐसे कार्यक्रम किए गए जिससे कि मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए। अगर पॉलिटिकल लड़ाई की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लड़ाई जो है यहाँ पर बेहद कड़ी भी है और रोचक भी है। अगर हम 2014 के पहले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया है, PDP ने इसमें 7 सीटें जीती थी। लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो NC और इंजीनियर रशीद के बीच कड़ी टक्कर थी और इंजीनियर रशीद ने, अगर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो उस पर जीत हासिल की थी। तो अपने आप में जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जिस तरह से यहाँ पर चेहरों की लड़ाई है, उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, मतदाताओं का उत्साह हर इलाके में। बिल्कुल, यहाँ पे जो आतंकवाद प्रभावित इलाके भी थे, चाहे सोपोर की बात करें, पट्टन की बात करें, या फिर हम आ जाते हैं LOC के करीब के इलाकों में, जहां पर पहले अगर हम बात करते हैं 2014 से पहले जिस तरह से यहाँ पर एक अशांति का माहौल बना रहता था, घुसपैठ जो है वो बड़ी संख्या में होती थी, तो उसको देखते हुए काफी संवेदनशील इलाके भी यहाँ पर रहे हैं। वहां पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ एक भी मतदाता नहीं निकलता था। अगर हम सोपोर की बात करते हैं तो 4% मतदान, 0% मतदान, और कई इलाके, कई गांव यहाँ पर ऐसे थे जहां पर मतदाता निकलता ही नहीं था। तो वहां से मतदाता जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी निकले हैं, तो इस बार भी ज्यादा संख्या में निकल कर आए, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो राजनीतिक लड़ाई है उसको देखते हुए भी ये जो पूरा एरिया है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इस एरिया की है। और अगर हम चेहरों की बात करते हैं तो हंदवाड़ा से जो सज्जाद लोन है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो नए चेहरे हैं वो उतर कर आए हैं। और बहुत सारे अगर जो यहाँ पर क्षेत्रीय दल हैं, जो उनके रेबल्स हैं, वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बांदीपुरा सीट की बात ही करते हैं तो मजीद वहाँ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और PDP से भी पहले जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं। BJP ने जो है अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए हैं। तो अपने आप में ये मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए हो जाता है, जो NC और
कांग्रेस है वो अलायंस में वैसे तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एनसी और कांग्रेस जो है आमने सामने है, और उसमें उमर अब्दुल्ला का वो विरोध सामने आता है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सोपोर में रैली करने के लिए ये कहा था कि आप जाके जम्मू में देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये सब तमाम फैक्टर्स हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग इस फाइट को बना रहे हैं। बेहद ही रोचक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, सत्ता की लड़ाई का भी आखिरी पड़ाव है अमरेंद्र, और जम्मू संभाग की बात की जाए तो 40 में से 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। यहाँ चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कितने मतदान केंद्र जो हैं वो यहाँ स्थापित किए गए हैं? भावना, देखिए जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई है वो आखिरी और तीसरे चरण का जो फेज है वो खासा अहम इसलिए भी माना जा सकता है कि 40 सीटों में से 26 सीटें जो हैं जम्मू संभाग की है और खासी अहम है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने, कल मेरी बात हो रही थी मुख्य चुनाव आयुक्त पांडुरंग पोले जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में 5060 जो पोलिंग स्टेशन है वो स्टैब्लिश किए गए हैं, और इसके अलावा जो बॉर्डर के एरिया हैं, यानी कि हम बात करें जम्मू का जो संभाग है, जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर, ये 4 जो जिले हैं, इसका लगभग एरिया जो है और जम्मू के जो आसपास का एरिया है वो बॉर्डर से लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, जिसमें सुचेतगढ़ विधानसभा की कई सारी जो लोकेशंस है वो पाकिस्तान बॉर्डर को टच करती हैं। तो वहाँ विशेष तौर पे तैयारियां की गई और अभी 8 बजे का समय नियत किया गया था जब जम्मू यूनिवर्सिटी से जो पोलिंग पार्टीज हैं वो रवाना हो रही हैं अलग अलग गंतव्य पे, उनको लोकेशन पे भेजा गया है। पैरामिलिट्री की एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं, क्योंकि ये जो सेंसिटिव इलाका है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका था, वहां पे किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर बाकायदा निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बॉर्डर्स के जो इलाके हैं वो ऑलरेडी बहुत बदल गए हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन से कोई भी कमी नहीं रखी गई है। और इस बार का जो मतदान है, जो 39 लाख मतदाता जो हैं वो 40 विधानसभा सीटों पे जो 415 कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो जम्मू में 109 कैंडिडेट जम्मू विधानसभा में, और सबसे कम जो है 39 जो है वो सांबा में। और बेहद ही रोचक मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। अंतिम पड़ाव पर ये अब चरण जो है वो पहुंच चुका है। कल 1 अक्टूबर है, यानी कि कल आखिरी चरण का मतदान होना है जिसमें 40 विधानसभा सीटें। फिलहाल अमरेंद्र, आपका और रमा, आप दोनों का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात रही जम्मू कश्मीर की, और इसके बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, क्योंकि वहां पर 5 तारीख को मतदान होना है, एक ही चरण में मतदान होना है। और हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कांग्रेस का दुर्ग मजबूत करने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी एक के बाद एक कई रैलियां करने वाले हैं। बात करें नारायणगढ़ में जनसभा के बाद राहुल गांधी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। आज यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी थानेसर में जनसभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की चुनावी रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, उदयवान और साथ ही कुमारी शैलजा भी शामिल रहेंगी। और साथ ही राहुल के हरियाणा दौरे से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सीधा निशाना उन पर साधा है। साथ ही आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दावों को लेकर सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी। वहीं साथ ही नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी से उनकी सरकार के दौरान हरियाणा के किसानों को 2 से 5 रुपए के चेक देने को लेकर भी स्टैंड क्लियर करने को कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल पर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। तो हरियाणा के दंगल में अब बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जो इस समय काफी सक्रिय हैं। मायावती हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो आज इसी कड़ी में आज वो हरियाणा के करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरियाणा के रण में अब बात करते हैं आप पार्टी की। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कमान पूरी तरह से संभाल रखी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले झटका भी लग चुका है। दरअसल फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश मेटल चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मैंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कह के और भाजपा का दामन थामा और मैंने यही किया कि मैं संगठन को देखूंगा। आम आदमी पार्टी के 80% कार्यकर्ता मैंने अपने साथ लाके पार्टी ज्वाइन कराई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां बात करेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इसके अलावा डॉक्टर फ्रंट ने भी कोलकाता में एक मशाल मार्च निकाली है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी अब तक साझा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं अब पश्चिम बंगाल की कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। दरअसल पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कोलकाता में मशाल रैली निकाली। आरजीकर में डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस के बाद सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट को लेकर अब इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने 2 अक्टूबर को एक विशाल रैली आयोजित करने की भी घोषणा की है। एक ही मुद्दा था, वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर के तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा कि उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ 2 तारीख को एक मास रैली है और मास अवस्थान कन्वेंशन है धर्मतला की तरफ, कॉलेज का टू धर्मतला। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी भी डॉक्टर्स का गुस्सा शांत होता हुआ नहीं नजर आया। वहीं कोलकाता के इस रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट भी आज अपनी अहम सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर चिंता जताई थी जिसमें महिला डॉक्टरों को रात में काम करने की बात कही गई थी। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा।
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मुख्य मांग शामिल है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आतिशी की ओर से याचिका दायर की गई थी। साथ ही मुकदमे को रद्द करने की भी मांग की गई थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। और चलिए ऐसा वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ मुख्य सुर्खियां हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और अब वक्त है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, आज के अखबारों में क्या कुछ अहम खबरें हैं जिनको मुख्य तौर पर जगह दी गई है? जी कृतिका और भावना, आप दोनों को सुप्रभात। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे बिंदुओं को लेकर के रेखांकित किया और कई सारी बात कही। इसी दौरान उन्होंने कहा कि चकोर पक्षी जैसे हैं देशवासी, गर्व से सुनते हैं देश की उपलब्धियाँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रशंसा करते हुए अन्य मीडिया की भी उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि मन की बात 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण इनका किया जाता है और इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशिया, तिब्बती ये सारी भाषाएं हैं। तो इसकी भी उन्होंने प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रशंसा करते हुए ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने त्योहारों पर स्वदेशी उपहार खरीदने की बात कही और सारी बातें कही, जिसे आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने स्थान दिया है। अगली खबर की बात करते हैं। ये है एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सूत्रों के हवाले से सभी प्रमुख अखबारों में खबर देखने को मिली और बताया कि एक साथ चुनाव को लेकर के 3 विधेयक लाने की संभावना है, केंद्र सरकार लाने वाली है, जिसमें 2 संविधान संशोधन विधेयक और 1 साधारण विधेयक होगा। हाल ही में कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी थी। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने स्थान दिया है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है आयुष्मान पर जुड़ी हुई। जी हां, आयुष्मान पर केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 70+ बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन जो है उन्हें शुरू कर दिया जाए और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट
pmjay.gov.in या फिर beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा। और किस तरह से ये पंजीयन होगा, इसको लेकर के आज ये खबर प्रकाशित की गई है। एक और खबर की बात करते हैं जो है प्रदूषण से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित की है और बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए स्पेशल 12 टीम तैयार की गई है। जो केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस समिति का गठन किया है और समिति में कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है जो प्रदूषण से निपटने की योजना तैयार करेगी। अगली खबर है, जनसत्ता अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है और उल्लेखनीय कॉलम में प्रकाशित करते हुए लिखा है कि चंद्रमा पर 3.85 अरब वर्ष पहले क्रेटर तक पहुंचा था चंद्रयान। जी हां, तस्वीरों से पता चला कि भारत के प्रज्ञान ने खोजी थी अद्वितीय जगह। आपको बता दें कि ये क्रेटर जो है वो किसी भी ग्रह, उपग्रह या अन्य खगोलीय वस्तु पर गड्ढे को कहा जाता है और ज्वालामुखी के विस्फोट से ये क्रेटर तैयार होता है। तो कई सारी उपलब्धियों के साथ चंद्रयान जो है वो अपना काम कर रहा है। एक और खबर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने मार्केट पेज पर लिखी है और बताया कि 10 भूवैज्ञानिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने ASI को इन जगहों के नाम भी भेज दिए हैं। भारत में स्थित हैं लगभग 100 भू विरासत स्थल, इनमें से ये 10 भूवैज्ञानिक स्थलों की सूची भी शामिल भेजी गई है ASI को। चलते चलते एक और खबर की बात जो है आईफा अवार्ड से जुड़ी हुई। जी हाँ, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और साथ ही साथ रानी मुखर्जी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तमाम अभिनेता अभिनेत्रियों को किन किन श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है, उसको लेकर के भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ इन खबरों को एंटरटेनमेंट पेज पर प्रकाशित किया है। संध्या समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब नया सफर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब तमाम अन्य खबरों की और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें हमारे वर्ल्ड रैप में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी गिदोन सार को अपने मंत्रिमंडल में सदस्य नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान गिदोन सार की काबिलियत की तारीफ की है। वहीं गिदोन सार ने भी इजराइल में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में देश, इसकी सरकार और इसकी एकता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे इजराइल की तर्ज पर अमेरिका ने भी सीरिया में आतंकी ठिकानों पर 2 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में चरमपंथी इस्लामिक स्टेट समूह और अल-कायदा संबंधी एक समूह से जुड़े 37 आतंकवादी मारे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की। अंदाज रहेगा फटाफट। सरकार ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। चालू कैलेंडर साल की तीसरी जुलाई और से सितंबर तिमाही में दिल्ली, NCR और बेंगलुरु में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 29% बढ़ी हैं। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में अपने 9,000 करोड़ रुपए के नए कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया है। इस कारखाने में अगली पीढ़ी के जगुआर, लैंड रोवर वाहनों का भी उत्पादन किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान लोगों और मैगजीन अयस्क के उत्पादन में इजाफा हुआ है। उत्पादन 7.4% बढ़कर 116 मिलियन टन हो गया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को भारी राहत भरी खबर इस वक्त दी है। प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर $550 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा दिया है। और कारोबार जगत की तमाम खबरों के बाद अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारत का सामना वेस्टइंडीज से हुआ, जहां भारतीय टीम ने मुकाबले को 20 रन से अपने नाम कर लिया। अगला मैच मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा।
आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 मैचों की T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराया। बेंगलुरु में रविवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। एनसीए के नाम को बदलकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने ये कामयाबी नीदरलैंड्स के टैलून ग्रिस्पुर को हराकर हासिल की है। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। साउथ डायरेक्टर कोरतला शिवा की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने महज 2 दिनों में 200 करोड़ क्लब की एंट्री ले ली है। जूनियर एनटीआर ने 6 साल बाद स्क्रीन पर कमबैक किया है और ऐसे में फैंस देवरा पार्ट 1 को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। जल्दी सिंगापुर के मैडम तुसाड में रामचरण की मोम की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मैडम तुसाड में रामचरण की प्रतिमा में उनके प्यारे दोस्त राइम को भी दिखाया जाएगा। रामचरण की अपनी आगामी फिल्म गेम चेंजर की रिलीज के लिए तैयार है और इस फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में होंगी। गेम चेंजर में रामचरण की एंट्री को शानदार तरीके से दिखाया जाएगा। फिल्म में उनकी एंट्री राम माचा माचा गाने से होगी। कॉल मी बे के बाद अब अनन्या पांडे फिल्म CTRL में नजर आएंगे। 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म में अनन्या AI और इंटरनेट की काली दुनिया में फंसी हुई नजर आ रही है और इस साइबर थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी 4 अक्टूबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। इसमें सनी सिंह और आदित्य सील एक दूसरे के लव इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं। एक्टर अनुपम खेर की फिल्म द सिग्नेचर 4 अक्टूबर को ZEE5 पर स्ट्रीम की जाने वाली है। महिमा चौधरी, नीना कुलकर्णी, अनु कपूर और रणवीर शौरी भी फिल्म का हिस्सा हैं। आईफा अवार्ड्स 2024 अबू धाबी में आयोजित किया गया। आईफा 2024 में शाहरुख खान ने जवान में अपने दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। आईफा 2024 में विदु मनोज चोपड़ा को उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए नए सफर में बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि खबरों की दुनिया से किसी की दूरी नहीं होनी चाहिए। तो लगातार आप खबरों में बने रहिए अपडेट्स के जरिए डीडी न्यूज के माध्यम से।
और इसी के साथ नया सवेरा में समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छूट जाते हैं मणिपुर के पारंपरिक वाद्य यंत्र पेना की झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे